जब भी आप कैश फ्लो का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले ये देखें कि भई आपको कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। जब आप उसके बाद अपना जो है कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो अगर मुझे अगर लेजर देखने हैं तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, मैं एडजस्टमेंट्स में जाऊँगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी हम नॉन करेंट एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी हम नॉन करेंट एसेट को बेच रहे हैं, चाहे वो आपका कोई मशीनरी हो उसको बेच रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट हो उसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मली उस सिनेरियो में हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। दूसरा जो लेजर अकाउंट बनता है वो आपका टैक्स का बनता है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट टैक्स की गिवन होती है तो नॉर्मली दो ही लेजर अकाउंट्स बनते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें क्या गिवन है, भाई डिवेंचर्स हैं, भाई उसका कोई लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 80,000 है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 40,000, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। तो मतलब एक मशीनरी की बात हो रही है, ठीक है, जो सोल्ड कर दिया। तो मुझे पता चल गया कि भाई मुझे जो है मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहली बात। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ कि ठीक है भाई ये बनाना है, लेकिन फिर मुझे ये देखना है कि जब मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है तो मशीनरी अकाउंट एक बनाऊंगा या मैं मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाऊंगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, जो एडजस्टमेंट होती है वो डिसाइड नहीं करती है कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बनाना है या नहीं बनाना है। बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो ही दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन में जाता हूं तो नोट्स टू अकाउंट में अलग से गिवन है, मशीनरी की वैल्यू अलग गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग गिवन है। तो मतलब मुझे पहले ये दो लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया कि भैया ये लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, वो ये देखनी कि क्वेश्चन में कहीं पे भी परसेंटेज तो नहीं आ रही है, कोई एसेट के आगे या कोई लाइबिलिटीज़ के आगे। अगर कोई परसेंटेज आ रही है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी वो हो गई। तो अगर मैं क्वेश्चन में जाता हूँ तो वो परसेंटेज मुझे नोट्स टू अकाउंट में सेकंड हेड जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% वेंचर ये गिवन है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर 12% आया है तो मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी ही होगी, ठीक है। तो ये बोरिंग्स है तो मतलब हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भैया हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब कौन सी डेट पे होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर एडजस्टमेंट के में कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि बोरिंग कब बढ़ रही है या कब घट रही है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग जो बैलेंस होता है मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में कोई डेट मेंशन है तो हम उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाता हूँ तो भैया ऊपर मेरा प्रीवियस ईयर का था 3.5 लाख, अब बढ़ के हो गया 4.5 लाख, तो मतलब 1 लाख मेरा बढ़ रहा है। और एडजस्टमेंट नंबर 1 में बता रहा है कि वो जो 1 लाख बढ़ा है ना, वो बढ़ा है 31 मार्च 2021, मतलब करंट ईयर की लास्ट डेट में बढ़ा है, ठीक है। तो भाई लास्ट डेट में बढ़ा है तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें होगी वो आपके प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे होगी, मतलब 3.5 लाख का 12% आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने देख ली। अब मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जब हम मशीनरी अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में ना सिर्फ 4 ही एंट्रीज आती हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही एंट्रीज आती हैं। बाय साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, फिर बाई साइड बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिर टू साइड टू मशीनरी अकाउंट, वो अमाउंट जो मशीन आपने बेची है उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है इसमें वो अमाउंट आता है। तो एडजस्टमेंट में अगर आप ध्यान देंगे तो जो मशीन बेची है 80,000 की, उस पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 40,000 वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो हो गया। और लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन। तो जो ब्रॉट डाउन होता है वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस, जो कैरी डाउन होता है वो करंट ईयर का बैलेंस, ठीक है। तो हम अगर अब वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं, भाई इसमें हमें ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का गिवन है वो गिवन है 1,40,000। तो मैंने बाय साइड लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर का 1,40,000, और टू साइड लिख दिया मैंने टू बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000, ठीक है। तो ब्रॉट डाउन कैरी डाउन मेरा हो गया। फिर मुझे जो गिवन है जो मशीन एडजस्टमेंट में 80,000 जो बेची है उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ है 40,000, ठीक है। तो ये 40,000 मेरा टू साइड आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दोनों का टोटल किया और उसका डिफरेंस निकाला। जो डिफरेंस आया वो आया मेरा बाई डेप्रिसिएशन के नाम से, जो डिफरेंस आया वो आया मेरा 1,10,000। अब ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, ये डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जो आपके कैश फ्लो में सेकंड हेड में प्लस होगा। ऑपरेटिंग जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उसके अंदर ये प्लस होगा 1,10,000। ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सिर्फ 4 आइटम्स आते हैं, 4 में से 3 गिवन होंगे, आपको एक चौथा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की। जैसे मैं मशीनरी अकाउंट की बात करता हूँ तो पहला हो गया आपका टू साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो बाई साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन आया और मशीनरी में जो है टू साइड आया। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी एसेट्स होते हैं उनका जो पॉजिटिव बैलेंस होता है, जो ब्रॉट डाउन होता है वो टू साइड आता है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस। और जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो बाई साइड आता है। दैट्स वाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई साइड आया और मशीनरी का टू साइड आया, ठीक है। तो अगर मैं मशीनरी अकाउंट की मैं बात करता हूँ फॉर्मेट की, तो उसमें 6 आइटम्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 6 आइटम्स होते हैं उसमें टोटल। एक होता है टू साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय साइड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये 2 आइटम हो गए आपके। फिर आता है बाय साइड बाय बैंक, जो भी मशीन आपने बेची है सेल वैल्यू उसकी वो आती है। फिर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जो अमाउंट नीचे 40,000 था वो अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर आपने क्या मशीन जो बेची थी भाई 80,000 की कॉस्ट थी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा था 40,000 लगा था। तो मतलब आज की तारीख में उस मशीन की वैल्यू कितनी है 40,000 है और वो आपने लॉस में बेच दी। तो वो लॉस कितने का हुआ 10,000 का, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है तो बाय साइड आएगा, प्रॉफिट होता तो टू साइड आता, ठीक है। फिर जो लास्ट आइटम है वो आएगा आपका टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेजेस। गेटिंग माई पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा ये चीज़, आपको क्वेश्चन में ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन तो गिवन होगा ही होगा। समझ में आया बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन गिवन होगा ही होगा, ठीक है। आपके बचे कितने 4 आइटम, आपका बाय बैंक सेल, बाय डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस या प्रॉफिट। समझ में आया बात? तो बेसिकली आपके क्या है, आपको ये चीज़ कोई सा भी ना वो मिस कर देगा और आपको वो चीज़ निकालनी होगी। वो क्या होगा आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो क्वेश्चन में आप पढ़ के होपलेस मत हो जाना कि अरे ये मैंने तो हर बार परचेजेज आता था बैलेंसिंग फिगर। कई बार क्या होता है वो परचेज भी दे देगा सेल भी दे देगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा 4 चीज़ें हैं, सेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। सेल, परचेज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इनमें से कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बैक टू दिस क्वेश्चन, तो अगर मैं ब्रॉट डाउन की बात करता हूँ प्रीवियस ईयर का, वो गिवन है 10,55,000, ठीक है। फिर बाय साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। मैंने गलती से जो है ब्रॉट डाउन लिख दिया है ना, लेकिन ये कैरी डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 16,75,000, ठीक है। ये हो गया। फिर जो मशीन मैंने बेची भाई कितने की बेची थी 30,000 की, बताया था ना अभी 80,000 की कॉस्ट थी, 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया तो कॉस्ट बच गई आपकी 40,000, 10,000 का लॉस था तो 30,000 की सेल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 30,000 आपकी सेल वैल्यू हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 40,000 आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 आ गया और जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आ गया आपका 7 लाख। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ये निकला, ये क्या निकला आपका परचेजेस, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट जो बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए अब कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहला हेड क्या आता है आपका पीबीआईटी का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है सरप्लस। सरप्लस मैंने क्या बताया था कहाँ पे गिवन होगा, ये आपके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर गिवन होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाओगे रिजर्व एंड सरप्लस में तो नोट नंबर 1 गिवन है, आप नोट नंबर 1 गए, जैसे ये नोट नंबर में 1 2 3 ये लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब ये है इसकी जो डिटेल है ना वो नीचे गिवन है आपको नोट स्टॉक अकाउंट में, तो वहाँ पे जाके जरूर चेक करिए। तो हम नंबर 1 में गए तो इसमें गिवन है सरप्लस गिवन है, ठीक है। तो सरप्लस में क्या मैंने क्या बताया था आपको, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। तो करंट ईयर का है आपका 2.5 लाख, प्रीवियस ईयर का है कितना 1 लाख, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.5 लाख। तो सरप्लस हमारा निकल गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब सरप्लस हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा देखता हूँ कि भाई मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा। भाई मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स होना चाहिए, प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में आता है। तो आप पहले क्वेश्चन में ढूंढिए कि भाई कहीं गिवन है ये, ठीक है। चेक करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, ये कुछ नहीं। अब मैं नीचे नोट्स टू अकाउंट में गया, नोट्स टू अकाउंट में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ जी प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। जैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे गिवन है तो मुझे क्या देखना है, एडजस्टमेंट देखनी है कि भाई क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं थी टैक्स के रिगार्डिंग, तो भाई इस क्वेश्चन में तो कोई गिवन नहीं थी टैक्स के रिगार्डिंग। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हमारा टैक्स मेड बन जाएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स है वो टैक्स पेड हो जाएगा। सिंपल भाषा में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पीबीआईटी में प्लस होगा और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लास्ट में माइनस होगा, ठीक है। तो करंट ईयर का टैक्स मेड और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 लाख प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पहले कितना था 1,50,000, अब ये कितना हो गया 2 लाख, तो टोटल हो गया 3.5 लाख। अब क्वेश्चन में ढूंढिए कोई प्रपोज डिविडेंड गिवन है, इंटरिम डिविडेंड कुछ गिवन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स और देखिएगा, ध्यान रखिएगा जब मैं बात कर रहा हूँ प्रपोज डिविडेंड की, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना
वो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे वो परसेंटेज मेंशन करके चलता है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, और उसमें कोई परसेंटेज गिवन हो, तो ये मान के चलिएगा कि वो प्रपोज डिविडेंड ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, कई बार एग्जामिनर यहाँ पे फंसा देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है। तो जो मेरा पहला हेड आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें कितना आ गया मेरा अमाउंट 3,50,000, ठीक है। तो मेरा पहला हेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे हेड की। दूसरे हेड में मेरे क्या आते हैं, दो आइटम्स आते हैं मेरे, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स, बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब मेरा सिंपल सा ये मतलब है कि वो आइटम जो बिजनेस का रूटीन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। और नॉन कैश आइटम्स वो जो कंपनी ने एक्सपेंसेस तो इनकर करे लेकिन उसमें कैश का ना तो कोई इनफ्लो हुआ ना ही कोई आउटफ्लो हुआ। सिंपल भाषा में कैश ना तो आया ना कैश गया, बट हमने अपने प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए उसे एक्सपेंसेस शो कर दिया, जैसे बैड डेब्ट्स कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन कर देते हैं। तो वही डेप्रिसिएशन आपने किसी को दिया कोई ना, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नॉन कैश आइटम्स हैं, ना तो कैश आया ना कैश गया। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं, जितनी भी ऐसी इनकम होती है उनको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब नॉन कैश में इस हेड में सेकंड नंबर हेड में आता क्या क्या है, फिर मैं रिपीट करूंगा जो नॉर्मली क्वेश्चंस में आता है, जैसे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो वो, प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल, ठीक है। ये सारे आइटम्स नॉर्मली इसमें आते हैं, है ना, एक जनरली कैश फ्लो के क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं ना, सिंपल सी चीज़, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उनको हम प्लस करेंगे, जो भी इनकम है उनको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने क्या बनाया था, लेजर्स बनाए थे। तो लेजर में दो चीज़ें निकली थी हमारी, एक डेप्रिसिएशन निकला था, ठीक है, और एक हमारा क्या निकला था, हमारा निकला था लॉस आया था। तो दोनों आइटम इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था, 1,10,000, याद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमने निकाला था बैलेंसिंग फिगर में, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या निकाला था, लॉस आया था सेल मशीनरी पे 10,000, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया बात। मैं फिर रिपीट करूँ, जो भी एक्सपेंस या लॉस है उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जो भी इनकम होती है वो प्रॉफिट उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर अब मैंने और क्या बताया था, गुडविल अगर घटी हो तो भाई गुडविल देखनी है। तो गुडविल अगर देखनी है तो वो कहाँ पे गिवन होगी, इंटेंजिबल एसेट में, बैलेंस शीट में जाओ, एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स 6 नंबर गिवन है। 6 नंबर में गए तो देखा है भाई गुडविल गिवन है। अब देखना है कि गुडविल बढ़ रही है घट रही है। भाई प्रीवियस ईयर में थी 1,50,000, अब है 1 लाख, तो मतलब डिक्रीज हो रही है कितने से, 50,000 से, ठीक है। तो अगर गुडविल घट रही है तो यहाँ पे क्या होगी, सेकंड हैंड में प्लस हो जाएगी। इसके उलट अगर गुडविल बढ़ रही होती तो ये क्या होता, इन्वेस्टिंग में चले जाती और वहाँ पे क्या हो जाती है, माइनस हो जाती, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर घट रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा, इंटेंजिबल एसेट अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है। तो गुडविल इसमें क्या होगी, 50,000 से प्लस हो गई। फिर मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इसमें क्या आया था, 12% डिबेंचर आया था ना। तो मैंने बताया था आपको किस पे निकालेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे। रीजन मीन जो 1 लाख डिबेंचर बढ़े वो हमारे करंट ईयर की लास्ट डेट में बढ़े, तो भाई इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं उनका। तो पूरे साल भर कितने बढ़ चले, 3,50,000। तो हमने 3,50,000 का 12% निकाला तो हमारा अमाउंट आ गया 42,000, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको हमने अपना जो ऊपर का प्रॉफिट था 3,50,000 पीबीआईटी का, उस सब में प्लस कर दिया। तो हमारा अब सेकंड हेड का जो अमाउंट आया वो आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इज 5,62,000। समझ में आया बात। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपके ये नॉन कैश और नॉन आइटम्स होते हैं ना, इसमें से कई सारे आइटम 2 बार कैश फ्लो में आते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने इंटरेस्ट किया था, है ना, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब ये फाइनेंसिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़, है ना। हमारा दूसरा हेड हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे हेड की, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं या करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको देखेंगे। सिर्फ फॉर्मूला याद है ना, जो मैंने बोला था, क्या बोला था, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस, करंट एसेट अगर घट रहे हैं तो प्लस। इसका रिवर्स, करंट लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस, करंट लायबिलिटीज़ अगर घट रही है तो माइनस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताया था, कौन कौन के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ नहीं लेने हैं। करंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैश हो गया, बैंक हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, ये यहाँ पे नहीं आएंगी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगी। ऐसे ही अगर करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या कैश क्रेडिट हो गया, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। तो एक रिवाइज मैंने छोटा सा करा दिया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं करंट लायबिलिटीज़, बैलेंस शीट में गए हम, करंट लायबिलिटीज़ में तो पहला आया ए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसके आगे लिखा हुआ है 3 नंबर। हम 3 नंबर में गए, नीचे नोट्स टू अकाउंट में और देखा बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट आया हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये किसका पार्ट है भाई, ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। बैंक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बोरिंग्स नहीं आया। अब गए हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, इसके लिए आगे लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर में आया प्रोविजन फॉर टैक्स, भाई ये भी नहीं आएगा,
तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में से कुछ नहीं आएगा। अब बात चलते हैं करंट एसेट्स में। इसमें क्या आया, करंट इन्वेस्टमेंट्स। मैंने बताया था करंट इन्वेस्टमेंट भाई करंट एसेट्स का पार्ट ही नहीं है, ये कहाँ जाएगा, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, तो उसे छोड़ देंगे। फिर आया बी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के आगे लिखा हुआ है 7 नंबर, ठीक है। तो हम नीचे गए और देखा स्टॉक, हाँ जी ये है हमारा करंट एसेट। अब इसमें देखना होगा कि ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। भाई प्रीवियस ईयर का है 72,000, अब है आपका कितना 1,22,000, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो करंट एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस। कितना डिफरेंस आया है 50,000 का, तो हम क्या कर देंगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। और कोई आइटम इसमें है नहीं। तो जो हमने अभी सेकंड हेड का हेड अमाउंट निकाला था ना 5,62,000, इसमें से हम 50,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा निकला 5,12,000। ये है क्या, इसको हम बोलते हैं कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो भी आपने बिजनेस चलाया उससे जो इनकम कैश आया बिजनेस में, ठीक है, वो आया 5,12,000, ठीक है। अब इसमें से हम जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे टैक्स पेड, ठीक है। याद है मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन की कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करंट ईयर का है तो हम उसे टैक्स मेड मानेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का है उसे हम मानेंगे टैक्स पेड। तो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन था वो कितना गिवन था, 1,25,000, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाता है 3,87,000। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ध्यान रखना ये चीज़। अगर आपका अमाउंट प्लस में आ रहा है तो हम बोलते हैं कैश फ्लो, अगर आपका अमाउंट माइनस में आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम कैश यूज्ड, ठीक है। तो हमारी पहली एक्टिविटी होगी खत्म, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हेड की, मेन हेड की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आया तो भाई मुझे सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है कि नॉन करंट एसेट्स पे फोकस करना है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने क्या किया था, मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाया था, तो उसमें जो परचेज और सेल आया था वो इसमें आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा, अगर एसेट बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको पैसा आ रहा है तो उसे प्लस कर देंगे, एसेट खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो जो हमने लेजर बनाया था तो उसमें जो एसेट बेची थी, मशीनरी बेची थी, तो 30,000 की थी, वो प्लस हो गई, और जो मशीनरी खरीदी थी, जो बैलेंसिंग फिगर आया था मशीनरी अकाउंट में 7 लाख, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर भाई हमारा उसमें से आ गया। अब मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंडर आना है, तो आप गए, आपने देखा, आप पहले गए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, उसमें टेंजिबल एसेट्स लिखा हुआ है, उसमें 5 नंबर गिवन था, आप 5 नंबर पे गए, देखा मशीनरी, हाँ आपने सॉल्व कर दिया। फिर आप इनटेंजिबल एसेट में गए और गए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या था, गुडविल था, भाई गुडविल भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट में बी पार्ट गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है भाई, प्रीवियस ईयर कितना है 1 लाख, अब कितना है 1,50,000, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट बढ़ रही है। तो एसेट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपने एसेट को परचेज किया है, तो डेट साइड क्या है, आप ये क्या होगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज है मतलब पैसा गया तो मतलब माइनस, तो डिफरेंस कितना आ गया, 50,000 माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपने तीनों को प्लस किया, ठीक है। तो आपका नेगेटिव में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ रहा है 7,20,000। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका अमाउंट माइनस में आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब ये दूसरा हेड हो गया हमारा तैयार, 7,20,000। अब बात करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के आगे, ठीक है। जैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया तो आपको ये मान के चलना है कि क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ गिवन है, चाहे वो इक्विटीज़ है, कोई शेयर होल्डर फंड हो, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो, चाहे करंट लाइबिलिटीज़ हो, सबको देखना है, ठीक है। उधार की बात कर रहा हूँ मैं, तो उधार का मतलब अगर उधार इंक्रीज़ हो रहा है तो पैसा आ रहा है तो प्लस, उधार अगर कम हो रहा है तो पैसा जा रहा है तो माइनस। तो सबसे पहले देखा हमने शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भाई प्रीवियस ईयर का था 7 लाख, अब करंट ईयर का गिवन है 9 लाख, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 लाख। मतलब भाई शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब पैसा भी आ रहा है, तो क्या हो गया, प्लस, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख प्लस हो गया। फिर आया सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 1 गिवन है सरप्लस, भाई ये तो हो गया, इसे छोड़ देंगे। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, भाई क्या था 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में अगर हम देखते हैं तो कितना गिवन है, प्रीवियस ईयर गिवन है 3.5 लाख, अब कितना है 4.5 लाख। कितना उधार बढ़ा, 1 लाख उधार बढ़ गया, ठीक है। जब 1 लाख मेरा बढ़ गया तो डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, इशू ऑफ 12% डिबेंचर, 1 लाख आ गया मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई डिबेंचर्स भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या गिवन है, 3 नंबर। अगर मैं 3 नंबर की मैं बात करता हूँ, 3 नंबर की मैं बात करता हूँ, तो 3 नंबर में नोट्स टू अकाउंट में गए, ठीक है। तो देखा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया था ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो प्रीवियस ईयर कितना गिवन था, 75,000, करंट ईयर कितना गिवन है 1,50,000, मतलब 75,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चले, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, भाई 4 नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स आता नहीं है, ठीक है। ये सारे आइटम हो गए। फिर याद है मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन, हाँ जी, जो इंटरेस्ट पेड हमने सेकंड हेड में क्या किया था, प्लस किया था ना 42,000, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में हो जाएगा 42,000, ठीक है। तो इन चारों आइटम्स को हमने प्लस माइनस कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू आई कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की 3,33,000,
ठीक है। तो हमारे तीनों हेड्स हो गए। अब हमारा लास्ट में क्या काम है, इन तीनों हेड्स को हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। जब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए एक चमत्कार होगा इस क्वेश्चन में। जैसे आप तीनों को प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, तीनों हेड को प्लस करके 0। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस में कितना है, 3,87,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्लस में है 3,33,000। दोनों को प्लस किया तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन गई, 7,20,000। तो मतलब पूरे साल भर काम किया और भैया पैसा कुछ नहीं आया, ठीक है, इतने बड़ी बैलेंस शीट बना दी, लेकिन कंपनी में कोई पैसे का इनफ्लो भी नहीं हुआ ना कोई आउटफ्लो हुआ, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो तीनों का हमने टोटल कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लेते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अब करंट एसेट्स में गए तो मैंने आपको क्या बताया था, करंट जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 4 आइटम्स होते हैं। कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, करंट इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारे आइटम्स क्या हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो हम ओपनिंग को देखते हैं। तो हमारा जो ओपनिंग गिवन है वो कितना गिवन है, 70,000, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना गिवन है, 43,000। तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 1,13,000, ठीक है, ओपनिंग। इसको तीनों के टोटल में हम प्लस करते हैं, वो क्या है, 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो भी मेरा कितना आना चाहिए, 1,13,000। चेक करते हैं, चलो भाई हमें क्लोजिंग में क्या गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट ईयर का कितना गिवन है, 40,000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है 73,000। तो मतलब ये भी 1,13,000 है। तो इस तरीके से हम अपने कैश फ्लो को, क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू इनपुट। कैश फ्लो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ना बच्चों को आंसर क्वेश्चन में ही गिवन होता है, ठीक है। देखिए जब आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है, जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है, हाँ सही है। शेयर्स करते हैं तो उसमें तो भैया जनरल एंट्रीज होती है, उसमें पता ही नहीं चलता, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट गलती हो रही है तो पता ही नहीं चलता। लेकिन कैश फ्लो मजेदार क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है, अगर हम उनको प्लस कर दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स को, वही हमारा कैश फ्लो का आंसर होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आई होप मैंने आपको एक वैल्यू इनपुट दिया हो, ठीक है। मैंने जनरलाइज ऐसा क्वेश्चन पकड़ा है कि जो हर कैश फ्लो में 80 to 90% हर आइटम्स आते हैं, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। प्लीज़ ट्राई करिएगा और कोई अगर वैल्यू इनपुट हो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।